ये 5 चीज़ें हमेशा करना और ये 5 चीज़ें बिल्कुल मत करना। ये समरी है किसी भी आंसर राइटिंग का, भले ही आप यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हो या स्टेट पीसीएस का एग्जाम दे रहे हो। आप स्पेस बिटवीन द लाइन बढ़ा दो, आप एग्जाम्पल्स लिख रहे हो तो उसको अंडरलाइन कर दो, आप बहुत क्लस्टर्ड या बहुत पास पास में मत लिखो, आप आखिरी पेज को खाली मत छोड़ो और फर्स्ट पेज में सारा कंटेंट मत लिख दो। आपको ये जो साइड जो ये लाइंस देता है यूपीएससी, उसके बाहर नहीं लिखना है। यूजुअली मैं भी सजेस्ट करता हूं कि आप पेंसिल यूज नहीं करें, बिकॉज ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम पेंसिल की लेजिबिलिटी डिक्रीज होती चली जाती है। 150 की जगह आप 135 वर्ड लिखो, 10 मार्कर में 130, 135, 140 इज मैक्सिमम, और एक माइक्रो डायग्राम बना दो तो आपकी स्पेस भी फिल हो गई। हाय, जैसा मैंने लास्ट एक सेशन लिया था जो स्टॉक के साथ, जिसमें जो स्टॉक की फैमिली ने बहुत सारा रिक्वेस्ट किया कि सर आपने लास्ट में साइंस ऑफ आंसर राइटिंग तो बता दिया, बट कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें पक्का करनी चाहिए एक आंसर राइटिंग में, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। उसी के लिए हम एक ये वीडियो बना रहे हैं जिसमें मैं 5 डूज एंड डोंट्स बता रहा हूँ कि ये 5 चीज़ें हमेशा करना और ये 5 चीज़ें बिल्कुल मत करना। ये समरी है किसी भी आंसर राइटिंग का, भले ही आप यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हो या स्टेट पीसीएस का एग्जाम दे रहे हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये 5 चीजें हैं जो आपको कभी नहीं करनी है। फर्स्ट है बैड एंड इलेजिबल आंसर राइटिंग, हैंड राइटिंग। देखो, इलेजिबल और लेजिबिलिटी में डिफरेंस होता है। गुड हैंड राइटिंग और इलेजिबल हैंड राइटिंग बोथ आर डिफरेंट। अगर आपकी आंसर राइटिंग खराब भी है लेकिन तब भी आप अपनी लेजिबिलिटी बढ़ा सकते हो। कैसे? आप स्पेस बिटवीन द लाइन बढ़ा दो, आप एग्जाम्पल्स लिख रहे हो तो उसको अंडरलाइन कर दो, आप बहुत क्लस्टर्ड या बहुत पास पास में मत लिखो, आप आखिरी पेज को खाली मत छोड़ो और फर्स्ट पेज में सारा कंटेंट मत लिख दो। सो आपको लेजिबिलिटी बढ़ानी है आंसर राइटिंग की, तो ये सबसे पहला है जो आपको नहीं करना है। ये मैं एग्जांपल्स देके बताऊंगा कि ये देखो जो ये है ये इलेजिबल आंसर राइटिंग है। आप लिखते हैं ना, डॉक्टर्स जो आंसर लिख के दे देते हैं। अरे भाई देखो, सिंपल लॉजिक है। इवैल्यूएटर आपको नंबर दे रहा है तो आपको सिंपल बनाना पड़ेगा। उसके लिए आप जितना सिंपल इवैल्यूएटर के लिए अपने आंसर्स बनाओगे उतने अच्छे नंबर वो दे देंगे। सो इलेजिबल आंसर राइटिंग या बैड ऑन द हैंड राइटिंग नहीं होनी चाहिए। सेकंड आता है राइटिंग आउटसाइड द मार्जिन। टुडे आई विल शेयर द स्टोरी ऑफ वन ऑफ माय स्टूडेंट, परी बिश्नोई। परी बिश्नोई गॉट ऑल इंडिया रैंक 30 इन 2020। 2019 का उनका एक बहुत दिलचस्प किस्सा है जिसमें यूपीएससी ने उनके मार्क्स काट लिए थे। आपने कभी देखा होगा कि यूपीएससी कहता है कि पेनल्टी मार्क्स लगेंगे। आजकल तो बहुत सारा 5 नंबर 10 नंबर काट लेता है, बट उनके टोटल 25 मार्क्स डिडक्ट हुए थे। उसके बाद यूपीएससी ने बताया, ये नहीं बताया कि उनके मार्क्स क्यों डिडक्ट हुए थे। उसके बाद यूपीएससी गाइडलाइन लेके आया कि आपको ये चीज़ें बिल्कुल नहीं करनी है। उसमें से एक ये चीज़ है जो मैं आपको स्पेसिमेन दिखा रहा हूँ कि आपको ये जो साइड जो ये लाइंस देता है यूपीएससी, उसके बाहर नहीं लिखना है। ये यूपीएससी ने अपने इंस्ट्रक्शंस में लिखा हुआ है। अगर आप इसके बाहर लिखेंगे तो यूपीएससी आपके कितने भी मार्क्स काट सकता है। 5 भी काट सकता है, 10 भी काट सकता है और 25 भी काट सकता है। अगर उस बच्ची के उस साल 25 मार्क्स डिडक्ट नहीं होते तो उसी अटेम्प्ट में वो आईपीएस बन जाते। क्योंकि उनके मार्क्स डिडक्ट हुए 25, उस साल उनका रैंक ही नहीं आ पाया और नेक्स्ट ईयर शी गॉट ऑल इंडिया रैंक 30। सो इस चीज का आपको स्पेसिफिकली ध्यान रखना है कि आप इन साइड के बाहर में नहीं लिखेंगे बिल्कुल भी। थर्ड जो आता है वो आंसर राइटिंग इन मिक्स्ड लैंग्वेज। कुछ इंग्लिश में लिख दिया, कुछ हिंदी में लिख दिया, कुछ संस्कृत में लिख दिया, कुछ किसी और लैंग्वेज में लिख दिया। ये यूजुअली, ऑल्दो इवैल्यूएटर टू इवैल्यूएटर वेरी करता है, बट यूजुअली ये आपको नहीं करना है। यूपीएससी के इंस्ट्रक्शंस में साफ लिखा हुआ है कि आप अपने आंसर सिर्फ इंग्लिश में ही लिखेंगे या जो भी आपने लैंग्वेज ऑप्ट की है। सो आप दोनों का मिक्स नहीं करेंगे कि ये कर दिया फिर डांडी मार्च देश के इतिहास में, ऐसा चेंज नहीं चलेगा। फोर्थ क्या है? यूज ऑफ पेंसिल। यूपीएससी के इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है यू कैन यूज ओनली ब्लू पेन और ओनली ब्लैक पेन। इसके अलावा आप और कुछ यूज नहीं करेंगे। हाँ, कुछ कुछ ऑप्शनल हैं जिसमें जब आप डायग्राम बनाते हैं तब आप पेंसिल यूज़ कर लेते हैं। अलग अलग कलर की पेंसिल भी यूज़ करता है बच्चा, जैसे ज्योग्राफी में करता है, बोटनी में करता है, एटसेट्रा।
बट यूजली मैं भी सजेस्ट करता हूं कि आप पेंसिल यूज नहीं करें, बिकॉज ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम पेंसिल की लेजिबिलिटी डिक्रीज होती चली जाती है। ये है चौथी चीज जो आपको बिल्कुल नहीं करनी है। एंड फिफ्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, आप इररिलेवेंट डायग्राम मत बनाओ। ऐसा नहीं है कि बहुत डायग्राम बनाओगे तो नंबर आएंगे, या बिल्कुल डायग्राम नहीं बनाओगे तभी नंबर आएंगे। सो ये जो इलॉजिकल डायग्राम्स हैं, राइट लेफ्ट बीच में कुछ भी कॉम्प्लेक्स डायग्राम बना दिए, इन सब से नंबर नहीं आते हैं। सो ये पांचवा है, बहुत ज़रूरी है। कुछ होता है बच्चे जो कहते हैं सर मैं इतने डायग्राम बना के आया फिर भी नंबर नहीं आए। देखो, आपको फाइल नोटिंग्स लिखनी है। जब आप आईएएस बनेंगे तो आपको फाइल नोटिंग्स लिखनी होगी, एज एन मजिस्ट्रेट पावर एंड ऑल। वहाँ डायग्राम नहीं चलते हैं, वहाँ पे तो हैंड राइटिंग नॉर्मल लिखनी पड़ती है। सो यूपीएससी भी बहुत प्रमोट नहीं करता है कि आप बहुत अच्छे अच्छे फ्लरी डायग्राम्स बनाएंगे, बहुत कॉम्प्लेक्स डायग्राम्स बनाएंगे तो हम आपको बहुत अच्छे नंबर देंगे, ऐसा नहीं है। तो आप इररिलेवेंट डायग्राम्स बिल्कुल भी नहीं बनाएंगे। ये स्पेसिमेन तो यूपीएससी ने ही दिया है। ये जो मैंने आपको इमेज दिखाया है ये यूपीएससी का इमेज है। आप वेबसाइट पे जाइए, उन्होंने एक 21 या 23 पेज का एक डॉक्यूमेंट दिया है दैट यू शुड नेवर डू। एक ये वही है कि इररिलेवेंट डायग्राम, कुछ रिलीजियस सिंबल्स बना के आ रहे हैं आप, ये सब अपने को नहीं करना है। तो ये 5 चीज़ें हैं जो हमें बिल्कुल नहीं करनी है। नेक्स्ट आता है 5 चीज़ें जिनको करने के बाद आपके मेंस की आंसर राइटिंग का जो स्कोर है वो बढ़ सकता है। पहला क्या है, आइडेंटिफाई एंड अटेम्प्ट ऑल द पार्ट्स। पुराने वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे पार्ट्स एंड सब पार्ट्स को आइडेंटिफाई करना है, कैसे हमें वो आधा आधा एक एक नंबर एक्स्ट्रा लेके आना है जो आपका कॉम्पिटिटर नहीं लिख रहा है। मैं आपको एक बच्चे की आंसर कॉपी से समझाऊंगा। सपोज कीजिए ये क्वेश्चन है, ड्रॉट इज नो लॉन्गर ए मेयर स्कैरसिटी और द एब्सेंस ऑफ रेनफॉल बट रिलेटेड टू इनएफिशिएंट वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट। अब देख के तो पता ही नहीं चल रहा है कि इसके कितने पार्ट्स और कितने सब पार्ट्स हैं, बट डिवाइड तो करना पड़ेगा। सो इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। आपको क्या करना है, जब आप आंसर राइटिंग करेंगे तो वहीं सर्कल कर देना है इसको ना, कि ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये सेकंड पार्ट हो गया, ये थर्ड पार्ट हो गया। फर्स्ट पार्ट क्या है, ड्रॉट इज नो लॉन्गर ए मेयर स्कैरसिटी। भाई क्यों नहीं है? ऐसा भी तो हो सकता है कि पानी की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है बट हम उसका मैनेजमेंट अच्छा नहीं कर रहे हैं, हम मिसयूज कर रहे हैं वाटर को, अपने आप स्कैरसिटी हो गया। सो स्कैरसिटी का मतलब क्या है कि डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है। अब वो सप्लाई कम ड्रॉट की वजह से हो सकती है और डिमांड ज़्यादा इनएफिशिएंसी की वजह से हो सकती है। सो ये फर्स्ट स्टेटमेंट, पहले ये पार्ट हमें जस्टिफाई करना है। सेकेंड है बट रिलेटेड टू इनएफिशिएंट वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट। कौन कौन सा इनएफिशिएंट वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट हम कर रहे हैं और क्या हम स्टेप्स लेंगे ताकि वो नहीं हो। ये एक टॉपर की आंसर कॉपी में दिखा रहा हूं आपको, जिसमें क्वेश्चन लिखा है, आंसर सिम्मीकरण का है। एज आई टोल्ड यू दैट सिम्मीकरण गॉट ऑल इंडिया रैंक 31 इन हर वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। क्वेश्चन इंट्रोडक्शन 4 लाइन का, फिर उन्होंने लिखा है कि नेचुरल कॉजेज ऑफ ड्रॉट। क्वेश्चन ये आया था ना, ड्रॉट इज नो लॉन्गर ए मेयर स्कैरसिटी और द एब्सेंस ऑफ रेनफॉल। तो पहले तो हम वैसे ही बता दें कि नेचुरल कॉज क्या है, फिर आएंगे हम कि वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट का क्या प्रॉब्लम है। यहां उन्होंने आधा नंबर एक्स्ट्रा ले लिया बाय ड्राइंग ए माइक्रो डायग्राम आफ्टर इंट्रोडक्शन। देखो मेरी जो क्लासेस होती हैं थोड़ी टेक्निकल होती हैं। अब उस सिर्फ मोटिवेशन से तो बात बनता है नहीं। देखो समझो उसको कि मैं यूट्यूब पे आए या कोई आए और बहुत सारा मोटिवेशन, इवैल्यूएटर को चाहिए आंसर्स। वो 4000 वर्ड्स जो आपने लिखने हैं हर पेपर में, जिसके बेसिस पे आपको नंबर मिलेंगे। तो आप कितना भी मोटिवेटेड रहें, ज़रूरी है, मैं भी करता हूँ, सब करते हैं, बहुत ज़रूरी है, बट नंबर इसी से मिलेगा। ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है, इसको हम स्किप नहीं कर सकते हैं। सो थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा आपके समझने के लिए, बट ट्रस्ट मी यू हैव टू गो थ्रू इट। इफ़ यू वांट टू क्लियर दिस एग्जाम देन यू हैव टू गो थ्रू ऑल दिस प्रोसेस। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आंसर राइटिंग के वो टॉपर क्या निटिग्रिटीज लिखता है, क्या वो चीज़ें हैं जो सारे टॉपर लिख रहे हैं। आप देखेंगे बहुत सारे टॉपर रैंक इंप्रूव होकर चले जाते हैं, जैसे नम्रता जैन है। नम्रता जैन वाज आईपीएस बन के उन्होंने ट्रेनिंग किया, अगला अटैम्प्ट दिया नहीं, उससे अगले अटैम्प्ट में 11 रैंक आया है उनका। कैसे बच्चा इतना जल्दी रैंक इंप्रूव कर लेता है। सो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको करनी पड़ेंगी। सो उन्होंने एक माइक्रो डायग्राम बनाया, फिर इंडिया का मैप बना दिया। अगर आप जैसे जो सिलेबस अगर आप देखेंगे
सो आप फर्स्ट पेपर में ज्योग्राफी में मैप बना सकते हैं, सेकंड पेपर में इंटरनेशनल रिलेशंस में मैप बना सकते हैं, थर्ड पेपर में इंटरनल सिक्योरिटी में मैप बना सकते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट में मैप बना सकते हैं, इकोनॉमिक एग्रीकल्चर के सेक्शन में मैप बना सकते हैं। सो आपको मैप बनाना सीखना पड़ेगा। उस मैप बनाने के बाद हर मैप पे ट्रस्ट में आपको आधे से 1 नंबर एक्स्ट्रा मिलता है। अब बच्चे ने सिंपल से बना के सिर्फ यही ड्रॉ किया है, कहां कहां पे ड्रॉट के चांसेस ज्यादा हैं। सो उन्होंने राजस्थान के एरिया में एक्सपेंडिंग डेजर्टिफिकेशन, फिर डिफॉरेस्टेशन यहाँ पे एंड ऑल अरावलीज में चल रहा है, फिर मेल्टिंग ऑफ हिमालयस ग्लेशियर यहाँ चल रहा है, ये रीजंस बता दिए। इजीली शी गॉट 1 मार्क्स एक्स्ट्रा इन दिस क्वेश्चन फ्रॉम द कॉम्पिटिटर्स। फिर नेक्स्ट आता है हमारा ड्रॉट ड्यू टू इनएफिशिएंट मैनेजमेंट। तो एग्रीकल्चर में कुछ प्रॉब्लम है, अर्बनाइजेशन में है, इसमें है। देन वी हैव चैलेंजेस इन लैंड यूज एटसेट्रा, वो तो पार्ट्स में पूछा था, वो उन्होंने लिख दिया। एंड ये सारे स्टेप्स लिए हैं प्लानिंग में, यूसेज में, बाकी सब में। सो सबसे पहले आपको फोकस करना है कौन से पार्ट्स एंड सब पार्ट्स हैं। अगर आपने एक भी पार्ट छोड़ दिया और पूछा है तो मतलब आपको नंबर नहीं मिलेंगे, आपको कम नंबर मिलेंगे, बिकॉज एक पार्ट तो आपने छोड़ ही दिया। सो अगर आपसे पूछा है हाउ एंड वाई, फॉर एग्जाम्पल किसी क्वेश्चन में आपने सारा फोकस हाउ पे कर दिया, तो वाई के जो 50% मार्क्स थे वो तो हमारे चले ही गए। फिर आपको लगता है कि सर मैंने पूरा 2 पेज भरा था, 2 पेज का ही क्वेश्चन था, बट मेरा नंबर नहीं आया। बैलेंस, जब आप एज एन एसडीएम बनेंगे तो आपके पास 10 काम होंगे। आपको हेल्थ का भी रेगुलेटर आप ही हो, डिजास्टर मैनेजमेंट भी आप ही को करना है, वीआईपी सिक्योरिटी भी आप ही को करनी है, कोर्ट भी आपकी लगेगी। फिर आप कहोगे सर मैं ना डिजास्टर मैनेजमेंट में 100% एफिशिएंट हूँ, बाकी मुझसे नहीं होता है। ऐसा नहीं कर सकते ना। जितने भी फंक्शंस एज एन एसडीएम और डीसी आपको करने हैं, आपको इक्वल वेटेज देना पड़ेगा। सेम गोज विद आंसर राइटिंग। जिस क्वेश्चन में जितने पार्ट्स पूछे हैं उसको इक्वल वेटेज देना पड़ेगा। सेकंड होता है एडिक्वेट वर्ड्स। एज वी नो कि 10 मार्कर में यूपीएससी 2 पेज देता है और 15 मार्कर में 3 पेज देता है। तो कितने पेज मिनिमम आपको फिल करने हैं? 10 मार्कर में यूपीएससी डिमांड्स 150 वर्ड्स। नेवर एवर ब्रीच दोज 150 वर्ड्स। क्यों? अगर आप 150 वर्ड से ज्यादा लिख रहे हैं मतलब आप कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आपके छूटेंगे। सो मैं सजेस्ट करता हूं बच्चों को कि 150 की जगह आप 135 वर्ड ही लिखो। 10 मार्कर में 130, 135, 140 इज मैक्सिमम। और एक माइक्रो डायग्राम बना दो तो आपकी स्पेस भी फिल हो गई, 2 पेज भी फिल हो गए और 130, 135 में हमारा काम भी हो गया। 15 मार्कर में मैं सजेस्ट करता हूं 225 वर्ड्स के आसपास में। सो ये हुआ हमारा कितना एडिक्वेट नंबर ऑफ वर्ड्स। इससे बहुत कम कर दोगे, जैसे आपने अगर 10 मार्कर में 100 से कम वर्ड्स लिखे, नंबर नहीं आएंगे, बिकॉज वो तो यूपीएससी ने लिख ही दिया ना दैट यू हैव टू राइट इन 150 वर्ड्स। कितना परसेंट एरर मार्जिन आपको दे देगा? 10%। बहुत बढ़िया करोगे तो 15%। मतलब जैसे ही आप 130 से नीचे गए आपके मार्क्स रिड्यूस होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो जैसे ये आंसर है बच्चे का, एक बच्चे का मैं आंसर दिखा रहा हूं आपको कि ये क्वेश्चन था, ये इन्होंने इंट्रो लिखा, ये फर्स्ट पार्ट लिखा, ये सेकंड पार्ट लिखा, ये फाइनल कंक्लूजन लिख दिया। यहां से स्टार्ट हो रहा है आंसर, यहां पे खत्म हो रहा है। तो ऐसे ही आंसर कॉपी सारे बच्चे लिखते हैं, तो इवैल्यूएटर को उसी की आदत पड़ जाती है। जैसे ही आता है कि यहां पे आंसर खत्म, वैसे ही उसको लगता है यार बच्चे को नॉलेज नहीं है, तो वो कम नंबर देता है। थर्ड, ये एक और क्वेश्चन है, यहां से स्टार्ट हुआ, ये 15 मार्कर है। बायोटेक्नोलॉजी फर्स्ट पार्ट, सी हाउ ब्यूटीफुली शी हैज रिटन दीज एग्जाम्पल्स। नंबर तो मिलेगा ही, हर पॉइंट पे उन्होंने एग्जाम्पल लिखा है। फिर ये सेकंड हेडिंग यहां से खत्म, फिर ये थर्ड हेडिंग यहां से खत्म। सो आपको ऑलमोस्ट 3 पेज भरने हैं। 15 मार्कर में हो सकता है आप 2.75 पेजेस भी भरें तो चल जाए, लेकिन 10 मार्कर में आपको पूरे 2 पेजेस फिल करने पड़ेंगे। तीसरा आता है कि सर अगर मुझे 130 वर्ड्स लिखना है या मुझे 225, 240 वर्ड्स लिखना है तो कितने वर्ड्स पर पेजेस? अब बच्चा बोलता है सर मेरी हैंडराइटिंग का फॉन्ट बहुत छोटा है, मेरी हैंडराइटिंग का फॉन्ट बहुत बड़ा है, स्पेसिंग बिटवीन द लाइंस का प्रॉब्लम है। देखो वो सब हमारा पर्सनल प्रॉब्लम है। इवैल्यूएटर के पर्सपेक्टिव से जब आप सिस्टम में जाएंगे, जब आप एसडीएम, डीसी एंड ऑल बनेंगे, आप समझना कि जब आपकी फाइल गवर्नर तक पहुंचेगी, जब आपकी फाइल चीफ सेक्रेटरी तक पहुंचेगी, तो आपको पता है कि आपको एक मिनिमम स्पेस छोड़ना पड़ेगा कि आपकी फाइल नोटिंग, अगर ये आपकी फाइल है, आपकी फाइल नोटिंग इस पेज में 50% से नीचे नहीं जा सकती। बिकॉज अगर आपकी फाइल नोटिंग 50% से नीचे जा रही है तो जब सीएस सर या गवर्नर सर अपने कमेंट्स लिखेंगे
तो उन्हें नेक्स्ट पेज पे जाना पड़ेगा और वो करते नहीं है। आपकी फाइल वापस आ जाएगी कि आपको रीराइट करके यहीं तक फिनिश करना है। सेम गोज विद द यूपीएससी प्रिपरेशन कि जब आप आंसर्स लिख रहे हैं आप आदत डालें, आप पर पेज में सिर्फ 70 to 75 वर्ड्स लिखेंगे। अगर आपका फॉन्ट साइज छोटा है तो आप स्पेस बिटवीन द लाइन बढ़ा दो। नम्रता चौबे जो बच्ची हैं, गॉट सेलेक्टेड लास्ट ईयर आईआईटी कानपुर की बच्ची है, शी गॉट वन ऑफ द हाईएस्ट इन जीएस मेंस, आई थिंक 3rd या 4th हाईएस्ट है उनके। उनका फॉन्ट साइज बहुत छोटा था तो उन्होंने क्या किया, स्पेसिंग बिटवीन द लाइंस बढ़ा दिए। किसी और वीडियोस में मैं आपको उनकी आंसर कॉपी दिखाऊंगा। उनकी हैंडराइटिंग इतनी अच्छी नहीं है बट लेजिबिलिटी बहुत अच्छी है उस बच्ची की। उसको पता है कैसे पार्ट्स में डिवाइड करना है, कब अंडरलाइन करना है, कब एग्जाम्पल्स लिखने हैं। वेरी ब्यूटिफुली शी हैज रिटन द आंसर्स, नॉट इन टर्म्स ऑफ हैंडराइटिंग बट इन टर्म्स ऑफ लेजिबिलिटी। सो ये पक्का फिक्स कर लो, सामने एक अपना जहां स्टडी टेबल पे पढ़ते हो वहां सामने लिख लो कि मुझे 75 वर्ड्स पर पेज लिखना है। अब नेक्स्ट आता है हमारा कि कितने % ऑफ द वर्ड्स मुझे पर पेज पे अंडरलाइन करने हैं। देखो, अंडरलाइन करने का एक सिग्निफिकेंस है। आप इवैल्यूएटर को बता रहे हो कि ये चीजें मुझे हाईलाइट करनी है, मुझे लगता है कि ये चीजें हाईलाइट होनी चाहिए। बट फिर अगर आप सारी चीजें हाईलाइट कर दोगे तो हाईलाइट का सिग्निफिकेंस ही खत्म हो जाएगा। सो आइडियली 10 to 15% ऑफ द पेज जितना भी है उससे ज्यादा हाईलाइटेड नहीं होना चाहिए। और नेवर एवर ट्राई टू अंडरलाइन द होल लाइन। पूरी लाइन को अंडरलाइन मत करो, आप उसके स्पेसिफिक वर्ड्स को अंडरलाइन करो। मैक्स टू मैक्स 3 वर्ड्स कंटिन्यूटी में जा रहे हैं उसको अंडरलाइन करना है, उससे ज्यादा आप अंडरलाइनिंग मत करना। लास्ट हमारा आता है कि बहुत सारे बच्चे होते हैं, जब आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं, कॉलेज में लिखने का तरीका अलग रहता है। कोई बच्चा पैराग्राफ वाइज लिखता है, कोई पॉइंट वाइज लिखता है, कोई मिक्स लिखता है। फिर अचानक से वो यूपीएससी में आता है और यूपीएससी में आके उसे लगता है कि मैं पैराग्राफ लिखूं क्या। कुछ टॉपर्स पैराग्राफ में लिखते हैं, कुछ टॉपर्स पॉइंट वाइज में लिखते हैं, एटसेट्रा। जो मेरा एक्सपीरियंस है वो ये है कि जनरल ट्रेंड शिफ्ट हो रहा है फ्रॉम पैराग्राफ वाइज टू पॉइंट वाइज। उसका रीजन क्या है, पॉइंट वाइज में आपके डायमेंशंस बहुत आ सकते हैं। आप किसी भी क्वेश्चन में आप डायमेंशंस लिखेंगे तो बहुत स्कोप बढ़ा देते हैं आप आंसर का, और हर पॉइंट के बाद आप एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं। आप वैसे मैं सजेस्ट करता हूं कि हर बच्चे का अपना एक स्ट्रेंथ है जो आंसर राइटिंग का है। आप पैराग्राफ वाइज भी लिख सकते हैं, आप पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं, बट आप एक ही तरीके से लिखना। ऐसा नहीं है कि एक आंसर कॉपी में आपने शुरू के 2 क्वेश्चन पॉइंट वाइज लिख दिए, फिर तीसरा पैराग्राफ वाइज लिख दिया, फिर चौथा पॉइंट वाइज लिख दिया। उससे क्या होगा, आपका टाइम मैनेजमेंट नहीं होगा। पॉइंट वाइज लिखने में अलग टाइम लगता है, पैराग्राफ वाइज लिखने में अलग टाइम लगता है। जो आपका स्ट्रेंथ है उसको आप चूज करो, और सिर्फ कि इस टॉपर ने पॉइंट वाइज लिखा था तो मैं भी लिखूंगा, या इस टॉपर ने पैराग्राफ वाइज लिखा था तो मैं भी लिखूंगी, ऐसा मत करना। हर तरीके से सिलेक्शन है, पॉइंट वाइज में भी सिलेक्शन है, पैराग्राफ वाइज में भी सिलेक्शन है। ये 5 चीजें हैं जो मैं चाह रहा था कि ये सारे बच्चों को पता होनी चाहिए। 5 डूज एंड 5 डोंट्स ऑफ द आंसर राइटिंग। फिर नेक्स्ट आता है कि सर ये तो हमें पता ही था, हर टॉपर बताता है, ऑब्वियसली पता ही होगा। दैट इज व्हाट द कोड इज, नोइंग इज नॉट इनफ। पता है तुम्हें, मुझे भी पता है कि हो सकता है तुम्हें पता हो, बट यू नीड टू एक्ट ऑल्सो। एक कॉमन मैं बच्चों के साथ शेयर करता हूं कि बहुत सारे बच्चे टैलेंटेड हैं। आप कहोगे सर इतने बच्चे आईआईटी के हैं। आई थिंक 1 साल या 2 साल पहले आईआईटी दिल्ली अलोन गेव 38 सिलेक्शंस इन यूपीएससी। जस्ट वन आईआईटी इन इंडिया, वन कॉलेज इन इंडिया गेव 38 फाइनल सिलेक्शंस इन यूपीएससी। वो अलग है कि क्यूमुलेटिव हो गया था, कोई तीसरे अटेम्प्ट का था, चौथे का था, 5वें का था, दूसरे का था, कई सारे सालों का मिक्स आईआईटी दिल्ली का बैच आया और 38 सिलेक्शंस हो गए। बट याद रखो, जो ऑब्सेशन है ना, जो जुनून है, वो टैलेंट से बहुत ऊपर है। अगर आपको जुनून है इस प्रिपरेशन का, इस एग्जाम को पास करने का, तो मेरा एक्सपीरियंस कहता है टैलेंट इज गोइंग टू फेल। दैट ऑल डिपेंड्स अपॉन कितना ऑब्सेशन है और क्या कंपटीशन है। यू आर नॉट ओनली कंपीटिंग विद अदर एस्पिरेंट्स, यू आर ऑल्सो कंपीटिंग विद योरसेल्फ, कि कल आपकी आंसर राइटिंग कहाँ थी, आज आपकी आंसर राइटिंग कहाँ। थैंक यू। इंडिया के लाखों बच्चे यूपीएससी का एग्जाम देते हैं और लाखों बच्चों की बहुत सारी मुश्किलें होती हैं। किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, अफोर्डेबल नहीं कर सकता, किसी को अच्छी डायरेक्शन नहीं है, कोई बच्चा 4 अटेम्प्ट में पास नहीं कर पा रहा है, कोई 5 अटेम्प्ट में नहीं कर पा रहा है, कोई एग्जाम का फॉर्म ही फिल नहीं कर पा रहा है बिकॉज उसके पास वो फाइनेंशियल नहीं है। अब
ये जो मुश्किलें हैं उसको कम करने के लिए जोश ने मुझे रिक्वेस्ट किया कि जो भी जोश की फैमिली है अगर मैं उसको कोई स्कॉलरशिप दे पाऊँ। सो मैंने डिसाइड किया है कि जो भी सीरियस बच्चे हैं, जो सीरियस जोश फैमिली के एस्पिरेंट्स हैं, उनको मैं स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराऊंगा, एक अफोर्डेबल एजुकेशन प्रोवाइड कराऊंगा। सो नीचे कमेंट्स और डिस्क्रिप्शन में हमने गूगल फॉर्म दिया है, उसको अच्छे से भरो। उसमें से जो भी सीरियस कैंडिडेट हमें लगेंगे हम उसको अफोर्डेबल एजुकेशन प्रोवाइड कराएंगे और मैं पर्सनली इंश्योर करूंगा कि वो जो एजुकेशन हो उससे क्वालिटी में कुछ कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। बिकॉज यूजुअली होता है कि अगर हम स्कॉलरशिप देते हैं, अगर हम अफोर्डेबिलिटी पे जाते हैं तो कहीं क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। सो यहाँ आपको क्वालिटी एंड अफोर्डेबिलिटी दोनों अवेलेबल है।